हेलो फ्रेंड, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम आज शिक्षण कौशल में शिक्षण के प्रतिमान और संप्रेषण पढ़ेंगे। शिक्षण के प्रतिमान और संप्रेषण को पढ़ेंगे। उसके बाद हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो शिक्षण कौशल में जो है ये हम 10 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ते रहिए और इससे एक भी अलग क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो कहीं भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम आते हैं, पहले देखते हैं कि संप्रेषण क्या होते हैं। संप्रेषण पे आते हैं पहले। तो हम देखते हैं संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण जो है अंग्रेजी भाषा की कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण, ओके, जिसकी उत्पत्ति, संप्रेषण की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिज से हुई है। संप्रेषण जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिज से हुई है, यानी कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कम्युनिज से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य या कॉमन। ओके, एक लाइन में कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिज से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य या कॉमन। ओके, अब हम देख लेते हैं कि संप्रेषण होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, ओके, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति है अपने ज्ञान, हाव भाव तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव तथा विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है तथा जो आदर्श प्राप्त होते हैं, जो आदान प्रदान करने से आदर्श प्राप्त होते हैं, उनको सही अर्थों में समझता है और उन्हें प्रेषण करने में उपयोग करता है, प्रेषण करने में, आगे भेजने में। ओके, एक बार और देखते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, ओके, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव तथा विचारों का परस्पर आदान प्रदान करता है तथा जो उससे आदर्श प्राप्त होते हैं, प्राप्त आदर्शों को सही अर्थों में समझता है और उसे प्रेषण करने में उपयोग करता है। तो ये हो गया हमारा संप्रेषण का अर्थ, और हमने उसके बारे में जान लिया। अब एडगर डेल महोदय ने कहा है कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में, ओके, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। एक बार और देखते हैं। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में, विचार विनिमय के मूड में, ओके, विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। तो ये एडगर डेल महोदय की परिभाषा हो गई संप्रेषण के बारे में। हम एक बार और अर्थ आपको बता दे रहे हैं। संप्रेषण की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिज से हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव तथा विचारों को परस्पर आदान प्रदान करता है तथा जो आदर्श प्राप्त होते हैं उन्हें सही अर्थों में समझता है और उसे आगे प्रेषित करता है या प्रेषण करता है। एडगर डेल महोदय ने कहा है कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। तो ये हो गया हमारा संप्रेषण का अर्थ और परिभाषाएं। ओके, अब हम देखते हैं कि संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं आगे के उसमें। अब हम देखते हैं कि संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं कि संप्रेषण का संबंध क्या है, संबंध किससे है। ओके, जो संप्रेषण है जो हमें, ठीक है, और फिर संप्रेषण के स्रोत क्या है, फिर है क्या संदेश क्या है, यानी कि मैसेज क्या है। ओके, पहले हम देखते हैं कि संप्रेषण का संबंध किससे है, फिर देखते हैं उनका स्रोत क्या है, फिर देखते हैं मैसेज क्या है, वो मैसेज क्या है, या मैसेज या संदेश, फिर संप्रेषण का माध्यम क्या है, हम किस चीज से अपने मैसेज को प्रेषित कर रहे हैं, मैसेज को, अपने संदेश को हम भेज रहे हैं। फिर होता है संकेत, यानी क्या उसका संकेत है। फिर एनकोडिंग, जब हम संदेश को भेजते हैं उसके बाद वो एनकोड करके जाता है, फिर संदेश का माध्यम उसको डिकोड करता है। ओके, तो अभी हम प्रक्रिया में समझेंगे। पहले मैसेज समझ लेते हैं। तो एनकोडिंग होता है, फिर उसको हम डिकोड करते हैं, डिकोड किया जाता है मैसेज को, फिर उसका फीडबैक मिलता है, पृष्ठपोषण। ओके, फिर संदेश प्राप्त करता था, वो संदेश पहुंच जाता है। ओके, तो संप्रेषण के तत्वों को हम देख लेते हैं। संप्रेषण का संबंध देख लेते हैं, संप्रेषण का स्रोत क्या है, संदेश क्या है, संप्रेषण का माध्यम, संकेत, एनकोडिंग, डिकोडिंग, पृष्ठपोषण और संदेश प्राप्त करता। ओके, यानी कि मैसेज रिसीवर। तो ये हमने संप्रेषण के तत्व देख लिया। हम देखते हैं कि संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो संप्रेषण के जो है 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण
शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है? शाब्दिक संप्रेषण में हम भाषा या शब्दों का उपयोग करते हैं। शाब्दिक संप्रेषण में हम भाषा या शब्दों का उपयोग करते हैं। भाषा या शब्दों का उपयोग करते हैं। ओके, ये शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मौखिक संप्रेषण, दूसरा होता है लिखित संप्रेषण। एक बार देखते हैं शाब्दिक संप्रेषण वह संप्रेषण जिसमें भाषा और शब्दों का प्रयोग करते हैं और शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। शाब्दिक संप्रेषण दो प्रकार का होता है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। ओके, मौखिक संप्रेषण में कोई भी चीजों को हम बोलकर भेजते हैं दूसरे तक, और लिखित संप्रेषण में लिख के, लिखित संप्रेषण में मेल द्वारा या मोबाइल से लिख के या पेज से लिख के, ओके, और मौखिक में बोल के। तो शाब्दिक संप्रेषण के दो प्रकार कौन कौन से हैं? मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। फिर अगला हमारा आता है अशाब्दिक संप्रेषण। ओके, अशाब्दिक में जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, अशाब्दिक संप्रेषण में हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें जो है वाणी संकेत, जिसे इसमें होता है हमारी वाणी का संकेत, वाणी संकेत। ओके, हम संकेत से लोगों को इशारे से बताते हैं। फिर चक्षु संकेत यानी कि आंखों के इशारे से, आंखों के इशारे से दूसरों तक संदेश पहुंचाते हैं। ओके, और मुख मुद्रा से, अपने मुख से, ओके, मुख मुद्राओं से, या हाथों को हिलाकर के बहुत सारे हैं संकेत में कि संकेत के माध्यम से हम दूसरों तक संदेश भेजते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। हम वाणी के संकेत से, आंखों के इशारे से लोगों को बताते हैं, मुख मुद्रा से अपने मुंह को ऐसे वैसे बना के, ओके, और हाथों के इशारे से, या कोई ना कोई इशारा ही जिसमें शब्दों का प्रयोग न किया जाए, मुंह न खोला जाए बस। ओके, तो ये हो गया अशाब्दिक संप्रेषण। तो हमने देखे संप्रेषण के प्रकार अशाब्दिक संप्रेषण और शाब्दिक संप्रेषण। तो दो हो गए, संप्रेषण के तत्व और संप्रेषण के प्रकार हो गए। अब हम आगे इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। ओके, अब हम संप्रेषण की प्रक्रिया को देखते हैं। तो संप्रेषण क्या है? संप्रेषण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जाता है। ये ऐसी प्रक्रिया है संप्रेषण जिससे ये द्वारा मानवीय मूल्यों से संबंध स्थापित किया जाता है। मानवीय मूल्यों से, ओके, मूल्यों से संबंध स्थापित किया जाता है। और ये सामाजिक प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जाता है। मानवीय मूल्यों से संबंध या मानवीय संबंध स्थापित किए जाते हैं। ओके, ये क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। एक बार हमारे सुन लीजिए, उसके बाद हम ऐसे बताते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला या संदेशवाहक व्यक्ति जो है संदेश बनाता है, ठीक है, यानी कि उसे डिकोड एनकोड करता है। ओके, फिर किसी माध्यम से, यानी कि संदेशवाहक जो है संदेश बनाता है, फिर उसे एनकोड करता है, फिर किसी माध्यम से संदेश को भेजता है। ओके, संदेश को भेजता है, फिर जहाँ संदेश पहुँचता है वहाँ उसे पढ़कर डिकोड किया जाता है। जब संदेश यहाँ से पहुँचता है तब इसे डिकोड किया जाता है। फिर क्या होता है? फिर संदेश जिसके लिए होता है उस तक पहुँचता है, यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुँचता है। फिर संदेश प्राप्तकर्ता जो है संदेश पढ़कर आवश्यकता पढ़ने पर उसका फीडबैक देता है। ओके, एक बार और देखते हैं। संप्रेषण जो है संदेश वाहक जो है सेंडर, ओके, सेंडर जो है संदेश को भेजता है इसे, ओके, लिखकर या रिकॉर्ड कर उसको भेजता है। फिर संदेश जिस माध्यम से किसी माध्यम से भेजा जाता है संदेश को, फिर जब संदेश यहाँ से पहुँचता है तो उसे डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद संदेश प्राप्तकर्ता तक वो संदेश पहुँचता है। फिर संदेश प्राप्तकर्ता उस संदेश को पढ़ता है, उसके बाद उस पर आवश्यकता पढ़ने पर फीडबैक देता है। तो सीधे सीधे देखते हैं, संदेशवाहक यानी सेंडर ने भेजा मैसेज,
उसे एनकोड किया गया, ओके, फिर किसी माध्यम से भेजा, फिर डिकोड हुआ, फिर संदेश प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचा, उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उसने फीडबैक दिया, ओके। एक बार हम बोल के और बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संप्रेषण प्रक्रिया में एक संदेश भेजने वाला व्यक्ति होता है जो संदेश को बनाता है या लिखता है, ठीक है। संदेश को बनाना या लिखना से एनकोड ही करना ही कहते हैं। संदेश को बनाना या लिखना, ओके, ये एनकोड करना हो गया, ओके। संदेश को बनाता लिखता है, एनकोड करता है, फिर किसी माध्यम से संदेश को भेजता है, ओके, किसी माध्यम के द्वारा संदेश को प्रेषित करता है। फिर संदेश जब वहाँ पहुँचता है तो उसे डिकोड किया जाता है, अपनी भाषा में वो डिकोड करते हैं, फिर वो संदेश को संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुँचाते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर वो फीडबैक देता है, ओके। तो ये हो गया हमारा संप्रेषण की प्रक्रिया। एक प्रक्रिया और हम बता देते हैं, ओके, ये एक प्रक्रिया हो गई थी, एक प्रक्रिया और है उसे भी बता देते हैं, देख लीजिए। तो हम देखते हैं दूसरे रूप में भी संप्रेषण की प्रक्रिया को देख लेते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेशवाहक शिक्षक हुआ, ओके, और प्राप्तकर्ता छात्र हुआ। देखिएगा ध्यान से। तो क्या होता है, शिक्षक जो है किसी भी संदेश का निर्माण करता है, लिखता है या प्रसारित करता है। इस संदेश को प्रसारित करता है, फिर इसका एक माध्यम होता है, किसी माध्यम से प्रसारित करता है और ये संदेश पहुंचता है छात्र तक, ओके। फिर छात्र क्या करता है, इसे पढ़ता है, व्याख्या करता है, फिर आगे इसे भेज देता है, किसको, संदेश को, ओके, किसी माध्यम द्वारा फिर शिक्षक को पहुंच जाता है। यानी कि आपस में शिक्षक और छात्र के बीच का ये संप्रेषण है, ओके। शिक्षक क्या करता है, एक बार और देख लीजिए। शिक्षक किसी भी संदेश का निर्माण करता है, लिखता है, उसे भेजता है, फिर किसी माध्यम से वो छात्र तक जाता है, छात्र क्या करता है, उसे पढ़ता है, व्याख्या करता है, फिर उसे आगे प्रसारित कर देता है, भेज देता है उस संदेश को किसी माध्यम से शिक्षक के पास, यानी शिक्षक छात्र के पास भेजता है, छात्र शिक्षक के पास भेजता है। ये संप्रेषण प्रक्रिया है, यानी कि दो लोगों के बीच आपस की जो वार्ता होती है उसे संप्रेषण कहते हैं। तो ये हो गई हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया, ओके। तो ये हमारा संप्रेषण खत्म हो गया। थोड़ा टीचिंग मॉडल्स देख लेते हैं, ओके, फिर हम कल दूसरी क्लास करेंगे। अब हम देखते हैं कि शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, यानी टीचिंग मॉडल। तो शिक्षण प्रतिमान ये होता है जिसमें हमारा शिक्षण का कोई उद्देश्य निर्धारित हो और शिक्षण को पढ़ाने के तरीके निर्धारित हों, ओके। यदि ये विभिन्न तरीके से मॉडल बनाना शिक्षण का प्रतिमान कहलाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि किस तरीके से हम बच्चों के लिए मॉडल बनाते हैं या उनका उद्देश्य निर्धारण करते हैं, ओके। तो ये सारा क्या होगा, शिक्षण के मॉडल है। तो देखते हैं शिक्षण प्रतिमानों के आधार बिंदु कितने होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमानों के जो आधार बिंदु हैं 5 होते हैं, ओके। इन्हें यानी कि टीचिंग मॉडल के आधार बिंदु 5 होते हैं। पहला क्या होता है, केंद्र, दूसरा संरचना, तीसरा होता है सामाजिक व्यवस्था, चौथा होता है मूल्यांकन और पांचवा प्रयोग, ओके। तो केंद्र क्या है, यानी फोकस हम किस पे करते हैं, केंद्र पर, यानी शिक्षण के उद्देश्य और वातावरण के पक्ष पर, ओके। शिक्षण के उद्देश्य क्या है और वातावरण हमारा कैसा है, वातावरण के पक्ष पर, ओके। इस पे ही हमारा फोकस होता है, केंद्र होता है हमारा ये, ओके। फिर देखते हैं संरचना, यानी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं। तो हम करते हैं क्रमबद्ध तरीके से शैक्षिक गतिविधि का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से शैक्षिक गति का निर्धारण। फिर आगे आता है सामाजिक व्यवस्था। तो समाज में अंतःक्रिया कैसे करते हैं, ओके। ये अंतःक्रियात्मक व्यवस्था होती है, अंतःक्रिया। तो समाज में हम कैसे अंतःक्रिया करते हैं, ओके। फिर आया मूल्यांकन, उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं, फिर उसे यूज में लाते हैं। फिर से हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल के आधार में 5 होते हैं, केंद्र, संरचना, सामाजिक व्यवस्था, मूल्यांकन और प्रयोग। केंद्र में क्या होता है कि हम किस चीज पे हमें फोकस करना है, यानी केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए उसका। तो शिक्षण के उद्देश्य और वातावरण के पक्ष पर हमें फोकस करना चाहिए। फिर आता है संरचना, हमें कैसे अपने पढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए। तो हम क्रमबद्ध तरीके से शैक्षिक गति का निर्धारण करते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, तो ये इसे क्रमबद्ध तरीके से निर्धारण करते हैं। फिर आता है सामाजिक व्यवस्था, अंतःक्रिया करवाते हैं बच्चों को, ओके, आपस में। तो ये होगी सामाजिक व्यवस्था, आपस में बच्चे बोलचाल करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था हो गई। फिर इसके बाद जब ये सब हो जाता है, ओके, उसके बाद क्या होता है, मूल्यांकन करते हैं बच्चों का। मूल्यांकन के बाद उसका निष्कर्ष देखने के बाद उसे हम यूज में लाते हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं अपने शिक्षण प्रतिमान की विधियों का, ओके। तो क्या हो गया, ये
केंद्र, संरचना, सामाजिक व्यवस्था, मूल्यांकन और प्रयोग। तो ये हमारे शिक्षण प्रतिमान के आधार बिंदु हो गए। अब हम देखते हैं कि शिक्षण प्रतिमान के प्रकार कितने होते हैं, ये देख लेते हैं। अब हम देखते हैं शिक्षण प्रतिमान के प्रकार कितने। तो शिक्षण प्रतिमान के जो है 3 प्रकार होते हैं। ओके, पहला है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, दूसरा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान और तीसरा है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। ओके, दार्शनिक टीचिंग मॉडल, मनोवैज्ञानिक टीचिंग मॉडल और आधुनिक टीचिंग मॉडल। तो हम ये देखते हैं कि ये जो शिक्षण के प्रतिमानों के प्रकार को दिया था, ये प्रकार दिया था जेस और व्हील ने। ओके, जेस और व्हील ने ये शिक्षण प्रतिमानों के प्रकार दिए थे, याद रखिएगा, जेस और व्हील ने। अब हम देखते हैं दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था। ये दिया था इजराइल शेफर ने। ओके, इजराइल शेफर ने। फिर मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान दिया था जॉन पीडेको ने, जॉन पीडेको। ओके, फिर आता है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, ये दिया था जायस और गर्ल ने, ये जायस और गर्ल। ओके, तो 3 प्रकार के शिक्षण प्रतिमान, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान दिया इजराइल शेफर ने, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान दिया जॉन पीडेको ने और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान दिया जायस गर्ल ने। जो दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान है ये 3 प्रकार के होते हैं, ओरली बता दे रहे हैं। पहला होता है अंतर्दृष्टि प्रतिमान, दूसरा होता है शिक्षण का प्रभाव प्रतिमान और तीसरा होता है नियम प्रतिमान। ओके, अब इसको बता दे रहे हैं किसने किसने दिया है। फिर है मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, फिर है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान जो है ये 4 प्रकार का होता है। व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान और सूचना विकास प्रतिमान और व्यक्तिगत प्रतिमान और सामाजिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान। तो इसके प्रकार हो गए। तो ये प्रकार आपने देख लिया। अब देख लेते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। तो फिर हम देखते हैं, 1 मिनट, चलिए इधर लिख लेते हैं 1 मिनट। तो हम देखते हैं कि दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान जो थे ये 3 प्रकार के हैं। अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण का प्रभाव प्रतिमान और नियम प्रतिमान। तो जो अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रतिमान है, इसको प्लेटो ने दिया था, ये प्लेटो ने दिया था। और जो शिक्षण का प्रभाव प्रतिमान है ये जॉन लॉक ने दिया था। जॉन लॉक ने बच्चों को कोरी स्लेट कहा था कि बच्चे कोरी स्लेट। ओके, जॉन लॉक ने दिया था शिक्षण का प्रभाव प्रतिमान। और नियम प्रतिमान दिया था केंट ने, या कांट भी कह सकते हैं, केंट या कांट बोलते हैं। ओके, तो ये 3 हो गया दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रकार। अंतर्दृष्टि प्रतिमान, शिक्षण का प्रभाव प्रतिमान और नियम प्रतिमान। अंतर्दृष्टि प्रतिमान प्लेटो ने दिया था, शिक्षण का प्रभाव प्रतिमान जॉन लॉक ने और नियम प्रतिमान केंट ने। फिर आता है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, ये व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान हो गया है, सूचना विकास प्रतिमान हो गया, व्यक्तिगत प्रतिमान, सामाजिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान। ये इसके प्रकार हो गए और ये इसके प्रकार हो गए। हाँ, एक और है, आप अगर पूछा जाए कि मौलिक शिक्षण प्रतिमान को किसने दिया था तो याद रखिएगा, मौलिक शिक्षण प्रतिमान को रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया था। मौलिक शिक्षण प्रतिमान ये याद रखिएगा, शिक्षण प्रतिमान ये दिया था रॉबर्ट ग्लेसर ने। ओके, तो आपकी आज की क्लास खत्म हो गई। हमने संप्रेषण और शिक्षण के प्रतिमानों को पढ़ लिया। अब कल हम रॉबर्ट गैने को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा पे। तो पिछली भी वीडियो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, पूरा 10 नंबर का तैयार करते रहिए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।